हाँ, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि लास्ट क्लास में हम लोग सीख रहे थे, जो ग्राफ वाला था। हम लोग चेंज ऑफ फेज जो हो रहा था या टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो हम ग्राफ बनाते थे, उसके मैंने एक क्वेश्चन लिया है। और एक क्वेश्चन आईसीएसई 2019 में भी आया था ग्राफ से, और 2020 में भी आया था। दोनों साल लगातार इस ग्राफ वाले पे क्वेश्चन आ चुका है और 3-3 मार्क्स का आता है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। देखते हैं पहले यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो क्वेश्चन है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेपथलीन इज 80 डिग्री सेल्सियस and the room temperature is 30 degrees Celsius. A sample of liquid naphthalene at 100 degrees Celsius is cooled down to room temperature. उसको 100 डिग्री सेल्सियस से हमने उसको उसको हमने 30 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया है, ठंडा किया है। ओके, अब बोला है कि ड्रॉ अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ टू रिप्रेजेंट द कूलिंग इन द ग्राफ, मार्क द रीजियन विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फ्रीजिंग प्रोसेस। तो हम लोग को यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है इसके कूलिंग के लिए। यहाँ पे जो मेरा नेपथलीन था वो कूल हो रहा था, पहले था 100 डिग्री सेल्सियस पे और वो बाद में रूम टेम्परेचर 30 पे आ जाएगा, लेकिन उसके बीच में कहीं उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उसके बीच में कहीं मेल्टिंग पॉइंट है तो उसका फेज चेंज भी हो रहा होगा। और तुम ध्यान से देखो तो बोला है कि मेल्टिंग पॉइंट इज 80 डिग्री सेल्सियस और वो कूल हो रहा है, और पहले वो लिक्विड फॉर्म में था। वो पहले लिक्विड फॉर्म में था, मतलब कि वो लिक्विड फॉर्म में है। वो लिक्विड फॉर्म में है कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले वो कूल होगा, कूल होगा, कूल होगा, और फिर वो आएगा 80 डिग्री सेल्सियस पे। एंड इट और 80 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट था, मतलब कि जब वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा होगा तो 80 पे वो मेल्ट हुआ होगा। तो वो जब लिक्विड से हम उसको कूल कर रहे हैं तो 80 पे फिर फ्रीज होगा। तो 80 डिग्री सेल्सियस से वो फ्रीज हो रहा होगा, तो वहां पे उसका फेज चेंज होगा। और जब वो पूरा का पूरा एक बार सॉलिड बन जाएगा तो फिर उसका टेम्परेचर डिक्रीज होके 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये हुआ मेरा कूलिंग कर्व का कहानी। अब हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो देखो, सिंपल सी कहानी क्या है कि हम लोग वर्टिकल पे लेंगे टेम्परेचर एक्सिस और हॉरिजेंटल पे हम लेंगे टाइम एक्सिस, यही ना। और कोशिश करना कि तुम लोग टाइम लो सेकेंड में और टेम्परेचर लो तुम लोग डिग्री सेल्सियस में। तो मैंने यहाँ पे लिया है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। और जो मेरा पहले सैंपल था वो था 100 पे, और देखो यहाँ पे 100 आ रहा है, 80 आ रहा है और 30 आ रहा है। तो आप यहाँ पे टेम्परेचर एक बार स्केलिंग कर लो, अच्छा रहेगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे किया है 20, यहाँ पे 14, ये 60, यहाँ पे 80 और यहाँ पे आएगा 100। और हमको 30 भी चाहिए, तो वो 20 और 40 के बीच में कहीं यहाँ पे आ रहा होगा 30। देखते हैं, उसके हम लोग आएंगे बाद में। तो पहले तो वो 100 पे था, तो 100 से 80 तक उसका टेम्परेचर होगा डिक्रीज। तो 100 से 80 तक उसका टेम्परेचर हुआ है डिक्रीज, ठीक है। कुछ टाइम लगेगा उसमें। तो ये हमने ग्राफ बना लिया। ये आपका आ गया है 80 डिग्री सेल्सियस पे। और ये इसका क्या था, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट था। तो तो यही इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, मतलब वो लिक्विड से सॉलिड इसी टेम्परेचर पे चेंज में आपका वो चेंज करेगा फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। तो इस 80 डिग्री सेल्सियस पे कुछ टाइम तक उसका जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा कांस्टेंट, और यहाँ पे वो फ्रीज हो रहा होगा, यहाँ पे वो लिक्विड से बन रहा होगा सॉलिड। और वापस कुछ समय बाद ये और हीट रिलीज करेगा और कूल होके इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि रूम टेम्परेचर था। तो कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर ऐसे 30 डिग्री सेल्सियस मान लो कहीं यहाँ पे आ रहा है, ये आपका हो जाएगा। तो आप इस टाइम वाले जो आपका एक्सिस था आप उसको थोड़ा सा और कर दो एक्सटेंड। तो इस टाइम वाले को थोड़ा सा आप और करो एक्सटेंड इस तरफ। ओके, तो ये आपका हो गया आपका टेम्परेचर यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप लिख दो 30 डिग्री सेल्सियस, और आप ग्राफ का कुछ नाम दे दो। तो इसका नाम दे दो पार्ट ए, बी, सी और डी। तो ये हमने ग्राफ हमने बना लिया। अब क्वेश्चन में कहा था कि मार्क द रीजियन विच कोरेस्पॉन्ड टू द फ्रीजिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे जो था आपका ये जो बी से सी, तो ये बी से सी में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका फ्रीजिंग हो रहा था, फ्रीजिंग प्रोसेस। तो वो मैंने रीजियन मार्क भी कर लिया। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ वाले पे ही। क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर रहा हूँ कि द डायग्राम बिलो शोज द चेंज ऑफ फेज ऑफ अ सब्सटेंस ऑन अ टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ ऑन हीटिंग द सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट रेट। एक कोई सब्सटेंस था, उसको हम लोग कांस्टेंट रेट से हीट कर रहे हैं। कांस्टेंट रेट से हीट करने का मतलब ये हुआ कि इक्वल टाइम में हम इक्वल उसमें एनर्जी सप्लाई कर रहे होंगे, ये मतलब हुआ कांस्टेंट रेट का। और सबको ग्राफ दिख रहा होगा, और इस ग्राफ से देख के तुमको दो
रीजियन ऐसा मिल रहा है बी से सी और डी से ई, जहाँ पे उसका फेज चेंज हो रहा होगा, बी से सी में और डी से ई में उसका फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन है कि वाई इज द स्लोप ऑफ सी डी इज लेस देन स्लोप ऑफ ए बी। देखो सबको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो सी डी पार्ट का स्लोप है उसका स्लोप कम है इस ए बी वाले पार्ट से। तुमको ये जो ए बी वाला पार्ट का जो ग्राफ है वो ज्यादा तुमको शार्प दिख रहा होगा, ज्यादा उसमें शार्प राइज है कंपेयर टू द सी डी। तो तुम ध्यान से देखो तो इस ए बी और सी डी के बीच में एक मेरा सेक्शन बी सी भी है, और वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा था, मतलब वहां पक्का फेज चेंज हो रहा था, यहाँ पक्का फेज चेंज हो रहा था इस पार्ट बीसी में। और फेज चेंज हो रहा हुआ तो मेरा सब्सटेंस जो था वो किसी एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा था। और देखो तो ये फेज चेंज दो बार हुआ है, एक बार बी से सी में और एक बार डी से ई में। मतलब ये जो बी से सी था वो था तुम्हारा मेल्टिंग वाला, जो तुम्हारा बी से सी वाला फेज है ये तुम्हारा था मेल्टिंग फेज, वहां पे वो सॉलिड से लिक्विड चेंज कर रहा होगा। और जो तुम्हारा डी से ई है वहां पे लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो बी से सी तुम्हारा था मेल्टिंग फेज। अब देखो ध्यान से, हमको जो कहानी मेरे से पूछा है वो मेल्टिंग फेज से पहले और मेल्टिंग फेज के बाद का है। तो मेल्टिंग फेज से पहले वो होगा सॉलिड, मतलब ए से बी में वो रहा होगा सॉलिड जब उसका टेम्परेचर राइज कर रहा था, और सी से डी में वो हो जाएगा लिक्विड जब उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है। और क्वेश्चन में हमको दिया है कि ए से बी वाले में स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा का मतलब ये हुआ कि सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा टेम्परेचर राइज किया होगा, सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा टेम्परेचर राइज किया है ए बी रीजियन में, तो सेम टाइम में हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई किया होगा। और वही हीट एनर्जी हमने जब सप्लाई किया है इन द पार्ट सी डी, तो दोनों केस में हमने सेम हीट एनर्जी सप्लाई किया, लेकिन पार्ट ए बी में टेम्परेचर राइज किया है ज्यादा अमाउंट से क्योंकि उसका ग्राफ शार्पली राइज किया है, और सी डी वाले सेक्शन में आपका टेम्परेचर थोड़ा कम राइज किया है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हीट एनर्जी सप्लाई करने से टेम्परेचर ज्यादा राइज हुआ है मतलब कि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम था। वही इस उस जो सी डी वाला पार्ट था उसमें सेम हीट एनर्जी सप्लाई करने से उसका टेम्परेचर कम अमाउंट से राइज किया है, तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा रहा होगा। मतलब ये जो भी सब्सटेंस था उसका सॉलिड फेज का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम था और उसका लिक्विड फेज का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा था। तो ये तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन था और यहाँ से ये निकला कंक्लूजन। तो मैं लिखता हूँ अब यहाँ पे कि नंबर 1, ये मैं बस तुमको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने तुमको ये सब कहानी बोला। तो लिखेंगे वाई इज द स्लोप ऑफ सी डी इज लेस देन स्लोप ऑफ ए बी, तो लिखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन सॉलिड फेज, एक मिनट, इन सॉलिड फेज is less than that of substance in liquid phase। मैंने बोला तो ये सबको आया ना समझ में कैसे हमने लिखा है आंसर। तो ये हो गया पार्ट 1 का आंसर। अब चलो पार्ट 2 तो एकदम आसान है। इसका जो पार्ट 2 था क्वेश्चन का वो है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। तो देखिए ये बी से सी में वो चेंज हो रहा था फ्रॉम सॉलिड से लिक्विड, तो जो टेम्परेचर T1 है वो उसका हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस इज मेल्टिंग पॉइंट। और जो टेम्परेचर आपका T2 था जो पार्ट डी से ई में था वहां पे वो चेंज हो रहा था फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो आपका जो T2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां से हमने बोल दिया, ठीक है। किसी को कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? हाँ, तो हमने जो अभी क्वेश्चन किया था वो हम लोग हीटिंग करके हमने सॉल्व किया क्वेश्चन। अब हम जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने न्यूमेरिकल बेसिस पे। न्यूमेरिकल बेसिस का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग कुछ ऐसा आइस में डालेंगे हॉट वाटर तो उसका फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर वगैरह हमको फाइंड करना होगा, और वहां पे फेज चेंज भी हो रहा होगा। यहाँ पे फेज चेंज भी हो रहा है, सिंपल सी कहानी है। और मैंने कहा था कि जब भी तुमको फेज चेंज हो रहा हो तो वहां पे एक नया हीट हम लोग को चाहिए होता है, और वो तुम्हारा होता है एम इंटू एल। एम होता है मास ऑफ द सब्सटेंस और एल होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अब वो आपका मेल्टिंग भी हो सकता है, फ्यूजन भी हो सकता है, या जब बॉयल करता है तो वहाँ पे आपका वेपराइजेशन भी हो सकता है। तो उसमें कोई खास बात नहीं है। और मैंने एक बात और कहा था कि जब तक के सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं कर जाता है तब तक मिक्सचर का टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। मतलब कि अगर हम श्योर नहीं है, हम इस बात से श्योर नहीं है कि सारा का सारा आइस मेल्ट किया है कि नहीं किया है,
तब तक हम लोग अपने मन से मिक्सचर का टेम्परेचर 5-10 नहीं मान सकते हैं, ठीक है। और अगर सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं किया होगा तो टेम्परेचर मिक्सचर का 0 डिग्री सेल्सियस ही रह जाएगा। ये हमने तुमको पिछले क्लास में कुछ कहानी इस पे करके बताया भी था। तुम लोग इस पे फोकस करना कि जब तक हम श्योर नहीं कि सारा का सारा आइस मेल्ट किया है कि नहीं किया है, हम लोग टेम्परेचर राइज नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा। हाउ मच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 5 kg ऑफ आइस। यहाँ पे हमने अभी कोई मिक्सचर नहीं किया है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेरे पास 5 kg आइस है, उसको मेल्ट करने के लिए मेरे को कितना हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो फेज चेंज हो रहा है, तो इन द केस ऑफ फेज चेंज हम क्या लेते हैं कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू लेटेंट हीट, इनटू लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो देखो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया है 336 जूल पर ग्राम। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट, मेरे को एल का वैल्यू दिया है जूल पर ग्राम में और मास दिया है केजी में। तो आपको यहाँ पे मास को केजी से पहले ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा गलती इधर ही होता है, इस चैप्टर हीट वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा गलती का चांस होता है यूनिट्स में। इसलिए मैं पहले क्लास से ही तुमको बोलते आ रहा हूँ कि तुम लोग यूनिट्स पे खास ध्यान देना। तो हमने देखा कि एल का यूनिट हमको दिया है जूल पर ग्राम में, तो हम लोग मास को चेंज करेंगे ग्राम में, तब मेरे को जो क्यू मिलेगा वो मिलेगा हमको जूल में। सिंपल सी कहानी ये है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि मास कितना है, मास इज इक्वल टू 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो 5000 हमने लिख दिया है मास, 5000 ग्राम। आप चाहो तो ग्राम यहाँ पे नहीं भी आप लिखना, केवल आप 5000 भी लिख सकते हो। मैं लिखा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से फील आए, दिखे। और जो एल का वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जूल पर ग्राम, सॉरी 336 जूल पर ग्राम। तो यहाँ से ग्राम कैंसल आउट, तो देखो आंसर आपका हो जाएगा 5000 × 336 जूल। यहाँ से जो भी आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा आंसर। सॉल्व करो इसको तुम लोग, आंसर आने वाला है तुम्हारा जाएगा 1680 और इस पे 3 जीरो और आएगा, इतना जूल। या तुम इसको लिख सकते हो 1.68 एंड 2 एंड 4 इंटू 10⁶ जूल। दिस इज द आंसर कि इतना हीट एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैंने इसका यूनिट लिखा है जूल, तुम लोग गलती से इसका यूनिट कैलोरी मत लिख देना, क्योंकि मेरे को एल जूल पर ग्राम में दिया है। ठीक है, ठीक है ना क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस इज लोअर्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस बाई एडिंग आइस टू इट। मतलब सिंपल सी कहानी यहाँ पे ये है कि मेरे पास वाटर था 40 डिग्री सेल्सियस पे, और इसमें मैंने आइस डाला है, और आइस का कुछ टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, तो हम लोग मानेंगे कि वो मेरा आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ही था। और इनको मिक्स करने के बाद देखो तो बोला है कि जो वाटर का टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेल्सियस से ही पे ला दिया है। जो वाटर आपका 40 डिग्री सेल्सियस था और उसमें आपने आइस ऐड किया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही हो गया है। तो जो मेरा मिक्सचर बना है उसका टेम्परेचर जीरो ही है, उसका मिक्सचर का टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो सिंपल सी कहानी ये है कि ये जो वाटर का टेम्परेचर अगर 40 से 0 पे आ गया है तो उसने हीट लूज किया होगा, और आइस का टेम्परेचर राइज नहीं किया है, आइस का टेम्परेचर राइज नहीं किया है, वो जीरो था, जीरो ही रह गया है। मतलब वो कहाँ गया होगा, तो वो उस आइस को मेल्ट करने में गया होगा। सिंपल सी कहानी है यहाँ। तो ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि हीट लॉस बाई हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। देखो इस क्वेश्चन में मेरा टेम्परेचर जीरो ही रह गया और राइज नहीं किया है। आगे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जहाँ पे ये आइस डालने के बाद कुछ टेम्परेचर आपका मिक्सचर का 10-5 कुछ भी हो सकता था, इस केस में नहीं था। तो इसलिए हम सिर्फ लिखेंगे हीट लॉस बाई हॉट वाटर बराबर हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। वो जो आइस मेल्ट करके वाटर बना है उसका टेम्परेचर राइज नहीं किया, वो आपका जीरो पे ही है। तो हीट लॉस बाई हॉट वाटर, अच्छा तुम लोग यहाँ से लिखना अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो तुमको लिखना होगा, वो तुम लोग पॉइंट मिस मत करना। तो हीट लॉस बाई हॉट वाटर, तो देखो मास ऑफ वाटर था 300 ग्राम, और मेरे को स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी है वो भी दिया है जूल पर ग्राम पर केल्विन में। तो मतलब कि हम लोग मास ग्राम में दिया था उसी में हम लोग ले लेंगे। और देखो तो ये लेटेंट हीट ऑफ आइस भी हमको दिया है जूल पर ग्राम में, तो कोई चाप नहीं आपको, हर जगह सब चीज सेम सेम है, अच्छा अच्छा है। ठीक है, तो हीट लॉस बाई हॉट वाटर क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर, यही ना, एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू डेल्टा टी, और इक्वल टू मास ऑफ आइस आर इंटू लेटेंट हीट ऑफ
मेल्टिंग ऑफ आइस या फिर फ्यूजन ऑफ आइस। ओके, वो दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर था 300 ग्राम, इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमको दिया है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर उसका 40 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो डेल्टा टी यहाँ पे आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में भी आपका 40 केल्विन ही आने वाला है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा चेंज इन टेम्परेचर 40 केल्विन इक्वल टू मास ऑफ आइस हमको फाइंड करना है, एंड इनटू लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 336 जूल पर ग्राम। अब देखो तो यहाँ पे आपका ये जो था केल्विन, ये केल्विन से ये केल्विन कैंसल आउट, ये जूल से ये जूल कैंसल आउट, ये पर ग्राम से ये पर ग्राम कैंसल आउट, तो और खाली यहाँ पे ग्राम बच गया। तो वैसे भी हमको मास फाइंड करना था, तो आंसर ग्राम में ही आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा मास ऑफ आइस इज इक्वल टू 300 इंटू 4.2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 336 ग्राम। अब इसको तुम लोग को सॉल्व करना होगा। तुम लोग थोड़ा सा अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाओ और बताओ कितना आंसर आ रहा है आइस का, जल्दी से मास कितना आ रहा है। यहाँ से मास ऑफ आइस आने वाला है 150 ग्राम। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। देखो मैंने यहाँ पे यूनिट सबका लिखा था, वैल्यू पुट करते समय 300 ग्राम 4.2 जूल पर ग्राम पर किलोमीटर, आप नहीं भी पुट कर सकते हो। मैंने बस वो यहाँ पे इसलिए लिखा था ताकि तुमको समझ में आ जाए कि मेरा मास कौन से यूनिट में आने वाला है। या आप ऐसे भी सोचना, आप जब क्वेश्चन तुम लोग करोगे प्रैक्टिस तो तुमको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे मास ग्राम में ही आने वाला था, क्योंकि हमको मास ऑफ वाटर दिया था ग्राम में ही, फिर हमको सी जो दिया था वो भी दिया था जूल पर ग्राम पर किलोमीटर में, एल दिया था वो भी दिया था जूल पर ग्राम में, तो मेरा मास ग्राम में ही आने वाला था। ठीक है, ओके। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन जा रहे हैं करने बोर्ड्स के, जो लास्ट ईयर आए थे, और वहाँ पे फेज चेंज तो हुआ ही है, साथ में हो सकता है कि मिक्सर का जो टेम्परेचर यहाँ पे 0 था वो कुछ आपका 5-10 कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, सब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये आईसीएसई 2019 में ही आया था 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम लोग पहले रीड करते हैं और तुम लोग इसको लॉजिकली फ्रेम करना, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 104 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज टेकन इन अ कैलोरीमीटर मेड ऑफ कॉपर ऑफ मास 42 ग्राम। ठीक है, एक कॉपर का कैलोरीमीटर है, उसमें पहले से 104 ग्राम वाटर था, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। तो कैलोरीमीटर में जो पानी था उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही रहा होगा। ओके, उसके बाद फुल स्टॉप। When a certain mass of ice at 0 डिग्री सेल्सियस is added to it, हमने उस कैलोरीमीटर में some mass of ice ऐड कर दिया, जो कि आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे था। ओके, the final steady temperature of the mixture after the ice has melted was found to be 10 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द मास ऑफ आइस एडेड। देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि आपने आइस को जो 0 पे था उसको ऐड किया मिक्सचर में, तो सारा का सारा आइस मेल्ट किया है और तभी उसका टेम्परेचर मिक्सचर का 10 डिग्री सेल्सियस राइज किया है। मतलब फाइनल जो आपका मिक्सचर बनेगा उसमें सिर्फ वाटर है। क्या है, उसमें सिर्फ वाटर है, और उस पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होगा। अब तुम इस क्वेश्चन को फ्रेम करो कि पहले का जो 104 ग्राम वाटर था और जो कैलोरीमीटर था उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। ओके, वेरी गुड। पहले जो मेरा आइस था उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, जब हमने सबको मिला दिया तो सबका टेम्परेचर हो गया है 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो 104 ग्राम वाटर था और जो कैलोरीमीटर था उसका टेम्परेचर 30 से हो गया है 10, मतलब उन्होंने हीट लूज किया होगा। बस हमको एक तो कहानी हमको मिल गया यहाँ पे, हमको एक कहानी यहाँ मिल गया क्या, कि हीट लॉस बाई हॉट वाटर प्लस हीट लॉस बाई कैलोरीमीटर। इतना हम लोग श्योर है कि वो जो 104 ग्राम वाटर था और जो कैलोरीमीटर था उसने हीट लॉस किया है, लूज किया। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर फॉल किया है। ये हीट कहाँ गया, तुम लोग मेरे को बताओ। ये जो हीट लूज हुआ वो कहाँ गया है, बोलो तो। हाँ, वेरी गुड। हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस प्लस ये जो आइस मेल्ट करके वाटर बना है उसका टेम्परेचर राइज करने में, प्लस
टेम्परेचर राइज ऑफ मेल्टेड आइस, यही ना? बोलो। जो आइस मेल्ट करके वाटर बना था, और जो आइस मेल्ट करके वाटर बना है उसका टेम्परेचर आपका रहा होगा जीरो ही, तो जीरो से वो जाएगा 10 पे। तो मतलब कि जो मेरा हीट लॉस गया है वो गया है आइस को मेल्ट करने में, और मेल्ट करके जो आइस, मतलब जो आइस मेल्ट करके वाटर बना है उसका टेम्परेचर राइज करने में 10 डिग्री सेल्सियस। बस इतना मेरे को बस इतना ही काम यूज करना था। देखो सिंपल सा तुमको मैथमेटिक्स यूज करना है, फिजिक्स से ही खत्म हो गया। अब तुम्हारा आता है सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, तुम इसमें एक लाइन और करना ऐड, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये कभी नहीं भूलना तुम लोग एकदम बिल्कुल, वो तुमको लिखना होगा। चलो अब हम लोग आते हैं, फाइंड करते हैं हीट लॉस बाई हॉट वाटर। ये सब हम लोग फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमको देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया है, लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दिया है। बस हमको क्या फाइंड करना था? हमको फाइंड करना था मास ऑफ आइस। तो देखो हमको ये जो सी यू दिया है वो हमको दिया है पर ग्राम में, देखो सब में पर ग्राम को दिख रहा था। और जो मास ऑफ वाटर दिया था पहले से, जो वाटर था, मास ऑफ जो कॉपर था वो भी हमको ग्राम में दिया था। तो क्यों ना हम लोग मान लें कि लेट मास ऑफ आइस इज एम ग्राम, एम ग्राम, क्योंकि सब चीज मेरे को सबका मास ग्राम में ही दिया था, तो अब एम मेरा मास भी हम इसको एम मान लेते हैं और मेरा आंसर आ जाए ग्राम में, हो गया। चलो अब खाली वैल्यू पुट करो। तो हीट लॉस बाय हॉट वाटर था एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो मास कितना था हॉट वाटर का? 104 ग्राम। मैं यहाँ पे यूनिट लिखूं कि नहीं लिखूं? चलो नहीं लिखता हूँ, उससे होता है कंफ्यूजन। तो 104 मास ऑफ, कंफ्यूजन नहीं होता है, सॉरी कंफ्यूजन नहीं होता है, आप चाहो तो आप एक यूनिट भी, तो हमको, तुम लोग बताओ कि मैं यूनिट लिखूं कि नहीं लिखूं, बोलो। नहीं नहीं लिखते हैं, ठीक है हम नहीं लिखते हैं, चलो। तो 104 ग्राम मास ऑफ हॉट वाटर इंटू सी ऑफ वाटर, तो 4.2। ओके, डेल्टा टी तो पहले था 30 डिग्री सेल्सियस, पहुंच गया है 10 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में भी 20 ही होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी 20, प्लस हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर, तो उसका मास कितना था 42 ग्राम, 42, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था 0.4, उसका भी टेम्परेचर आपका 20 से ही कम हुआ है, तो यहाँ भी लेंगे 20 इज इक्वल टू। अब हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस, तो मैंने माना है कि मास ऑफ आइस इज एम, एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना हो जाएगा 336, प्लस हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टेड आइस। अब जितना भी मास का आइस था मेल्ट करके उतना ही मास का वो वाटर भी बनाएगा, तो जो वाटर बना है उसका भी मास आपका एम ही होगा। अब आपका वाटर बन गया है तो अब उसका आप लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हो जाएगा 4.2, फिर से 4.2 एंड इनटू डेल्टा टी, तो ये जो आइस मेल्ट करके वाटर बनाया है उसका टेम्परेचर हुआ होगा जीरो, और फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 10, तो इसका डेल्टा टी इज 10। बस अब देखो यहाँ पे तुमको एक अननोन है एम, जल्दी से सॉल्व करो, मैथमेटिक्स लगाओ और मेरे को बताओ आंसर कितना आता है एम का, और जो भी आंसर आएगा एम का वो ग्राम में ही आने वाला है। करने के बाद यहाँ से मास ऑफ आइस जो आएगा वो आएगा आपका 24 ग्राम। तो देखो यही 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब इसमें बच्चे को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है टॉपिक का। तो तुम लोग बस एकदम लॉजिकली पहले सोचना कि कहाँ पे हीट लॉस हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे गेन हो रहा है। अब जो लॉस हुआ होगा उतना ही गेन हुआ होगा, बस सिंपल सी कहानी है। अब इससे तुम लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा और कंसेप्ट क्लियर होगा, और इससे सारा क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा, इसका गारंटी है, क्योंकि सब क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा ही बेसिक, बस लॉजिक लगाओ सॉल्व करो मैथमेटिक्स यूज करके। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आईसीएसई 2020 में आया था। A piece of ice of mass 60 gram is dropped into 140 gram of water at 50 degrees Celsius. Full stop. Calculate the final temperature of the mixture when all the ice has melted. तो मेरा एक चीज क्लियर है कि सारा का सारा आइस मेल्ट कर गया है, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो है आपका वो जीरो से कुछ अलग होगा, वो कुछ ज़्यादा होगा, वही तुमको सॉल्व करना है। तुम लोग एटलीस्ट इसको कोशिश करो। 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद मैं फिर तुमको बताऊंगा। देखो तो मैंने मान लिया कि लेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज टी डिग्री सेल्सियस। अब फिर से हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस प्लस हीट रिक्वायर्ड टू
राइज द टेम्परेचर ऑफ मेल्टेड आइस, मतलब कि जो वाटर बना था, आइस मेल्ट करने के बाद तो बन जाएगा वाटर। ओके, अब देखो ध्यान से, तो हीट लॉस बाय हॉट वाटर, तो हमको बोला था कि अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 60 ग्राम इज ड्रॉप इनटू 140 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो हीट लॉस बाई वाटर में जो हम मास लेंगे हो जाएगा 140, तो एम हो गया, इंटू सी ऑफ वाटर दिया था 4.2, और डेल्टा टी, देखो डेल्टा टी के लिए आपको भले ही यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में मेरे को टेम्परेचर दिया है और यहाँ पे हमको सी दिया है पर केल्विन में, लेकिन आपको वहाँ पे कोई लफड़ा नहीं सोचना है एकदम, आप चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही ले लो, ठीक है, तो आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में सेम ही आता है। तो मतलब आप सिंपल यहाँ लेना कि चेंज इन टेम्परेचर इज 50 माइनस टी, और ये जो यहाँ पे टी है वो हमने माना है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मैं यहाँ पे उसमें उसको मैं माइनस कर रहा हूँ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस से ही। तो इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे सी दिया है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन में, तो मैं टेम्परेचर लूंगा केल्विन में, ऐसा मत करना, तुम डिग्री सेल्सियस में लो, कैलकुलेशन आसान होगा, तुम्हारा आंसर भी सही सही ही आएगा, क्योंकि आप चेंज इन टेम्परेचर ले रहे हो, तो जितना होता है डिग्री सेल्सियस में उतना ही होता है केल्विन में। ओके, तो ये हो गया आपका हीट लॉस बाय हॉट वाटर। अब देखते हैं कि हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस, तो आइस का मास कितना कितना था 60 ग्राम, तो हम ले लिया 60, एंड लेटेड हीट ऑफ आइस कितना दिया है, वो दिया है 336, यहाँ पे हो जाएगा 336 प्लस, अब हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ मेल्टेड आइस, तो जो आइस मेल्ट करके वाटर बना होगा उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, और हमने मान लिया कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज टी डिग्री सेल्सियस, तो उसका राइज में हुआ होगा टी माइनस जीरो, टी से ही राइज किया है, और उसका मास कितना हो जाएगा जो मेल्ट करके आइस बना है वाटर, वो भी 60 ही होगा, क्योंकि जो आइस मेल्ट करेगा वही बनेगा वाटर, तो 60 इंटू सी लेंगे वाटर का 4.2, एंड चेंज इन टेम्परेचर इज टी माइनस जीरो, तो टी। अब देखो तो यहाँ पे एक अननोन था, तुमको टी का वैल्यू फाइंड करना होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 140 इंटू 4.8, तो ये आपका आ जाएगा 588 इंटू 50 माइनस टी इज इक्वल टू, फिर आप यहाँ पे कर दो 336 इंटू 60, तो ये आपका आ जाएगा 2016 और उस पर जीरो, 20,160 प्लस, ये आपका आ जाएगा 240 240 240 240, एक मिनट, आ जाएगा 252 252 252 टी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हमको करना होगा कैलकुलेशन, वही थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा लेंदी, आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। तो 588 इंटू 50 करो, 588 ये आपका हो जाएगा 3000 माइनस 60, तो 2940, 2940 उस पर एक और लगा दो जीरो, माइनस 588 टी इक्वल टू 20,160 प्लस 252 टी, ठीक है। आप इसको करो सिंप्लीफाई, तो आ जाएगा 29400 माइनस 20,160 इक्वल टू 588 टी प्लस 252 टी। ओके, सॉल्व करो इसको, तो ये 700 840 टी, और ये आपका आ जाएगा 9,000, तो ये आएगा 9,240 इक्वल टू 840 टी, तो जीरो से जीरो कर दो कैंसल आउट, तो टी आ जाएगा 924 डिवाइडेड बाई 84। देखो तो इसको, अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 11 पक्का, तुम लोग बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन एक बार इसको तुम लोग चेक कर लो, 840 प्लस 84, हाँ हाँ सही है, सही से सही है, हाँ सही है, 11 आएगा, ठीक है चलो, तो ये तुम्हारा हो गया आंसर, 11 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर, ठीक है। बस इसमें थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था,
कैसे तुमको क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो है ना समझ में, लॉजिकली कैसे सोचना है अपने को। देखो, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस पे तुम लोग दो स्टार मार्क्स। स्टार मार्क्स क्यों है मैं अभी तुमको समझाऊंगा। क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 400 ग्राम ऑफ कॉपर चिप्स एट 500 डिग्री सेल्सियस विथ 500 ग्राम ऑफ क्रश्ड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जब हम लोग 400 ग्राम कॉपर जिसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस था, उसको जब हम लोग 500 ग्राम आइस में मिलाएंगे जो कि आइस था 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो फाइनल मिक्सचर क्या आने वाला है। तो कुछ बच्चे करते क्या कि यहाँ पे सॉल्व करना करते हैं स्टार्ट की हीट लॉस बाई कॉपर बराबर हीट गेन बाई तुम्हारा वो आइस या हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस प्लस हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मेल्टेड आइस। तो ये क्वेश्चन तुम वैसे करोगे तो तुम्हारा गलती हो जाएगा या तुम फंस के रह जाओगे, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में श्योर नहीं है कि मेरा सारा का सारा आइस मेल्ट किया है कि नहीं किया है। और देखो क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग, मतलब कि आपको ये बताना है कि फाइनल आपका उसमें क्या कुछ आइस भी है क्या, कुछ वाटर भी है क्या, तो आपको सब बताना है। हो सकता है कि उसमें कुछ आइस भी रह जाए, सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं की भी किया हो, इसलिए हम श्योर नहीं है। लेकिन इससे पहले जो भी क्वेश्चन किए थे हम लोग सब में श्योर थे, लेकिन सब में ऐसा मेंशन किया था कि ऑल द आइस हैज मेल्टेड, या फिर ऐसा कहा था कि इफ टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, तो अगर टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो मतलब कि सारा का सारा आइस मेल्ट कर ही गया था, हम श्योर हैं, तभी उसका टेम्परेचर 10 हुआ था। लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी श्योरिटी नहीं है मेरे को। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए देखो थोड़ा सा हम लोग अलग करेंगे अप्रोच, और इसीलिए मैंने इसको स्टार मार्क दिया है। पहले तुम करना क्या कि जो भी तुम्हारा हॉट बॉडी है, वो मेरा हॉट बॉडी यहाँ पे कॉपर था, हो सकता है कि वो आपका वाटर भी रहे, तो आप पहले हॉट बॉडी को जो भी उसका टेम्परेचर दिया था, यहाँ पे इसका था टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, आप उससे उसको लेके आ जाओ जीरो पे। उससे आप उसको लेके आ जाओ जीरो पे। कितने पे लेके आ जाओ आप उसको? 0 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर को। क्योंकि हमको पता है कि अगर सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं किया होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर जीरो ही होगा। पक्का ना? हाँ, वो कॉपर सारा का सारा अपना हीट लॉस कर देगा और वो आ जाएगा जीरो पे। तो हम जहाँ पे श्योर नहीं होते हैं कि सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं किया है, वहां पे हम लोग जो भी हॉट बॉडी होता है पहले उसको लेके आते हैं जीरो पे और चेक करते हैं कि ये कितना हीट लॉस किया होगा। तो मान लो हमने देखा कि हीट लॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ कॉपर कितना था देखो 400 ग्राम इंटू सी ऑफ कितना था कॉपर 0.42, और ये 500 पे था और 500 से आया है जीरो पे, तो चेंज इन टेम्परेचर 500। अब इसको तुम लोग सॉल्व कर लो और देखो कितना आ रहा है आंसर। मतलब यहां से हीट लॉस आएगा 84,000 जूल। जब वो कॉपर 500 से जीरो पे आ जाएगा तो उसने इतना हीट लॉस किया। अब पहले चेक करो तुम कि हीट रिक्वायर्ड टू, ये हमारा है रफ वर्क, ये हमारा है, तो चलो रफ वर्क नहीं है, इसी में करना, ठीक है, यही करना। तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। अब चेक करते हैं कि कितना हीट चाहिए सारा का सारा आइस मेल्ट करने को, तो होगा m इंटू एल। तो मास ऑफ आइस कितना था? 500 ग्राम आइस था, तो 500 इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 340। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखिए ये आपका आ जाएगा 34 इंटू 5, ये आपका आ जाएगा 170, तो 170 फिर 30। अब चेक कर लो कि कौन सा हीट ज्यादा है। चेक करो कौन सा हीट ज्यादा है। चेक करो तो, बोलो तो कौन सा हीट है ज्यादा, हीट लॉस बाई कॉपर या फिर हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द टोटल आइस? बोलो। हीट रिक्वायर्ड इज मोर देन हीट लॉस। तो अगर हमको मिल रहा है 84,000 जूल ही, हमको मिल रहा है टोटल 84,000, लेकिन हमको चाहिए 1,70,000 टू मेल्ट द टोटल आइस, तो क्या सारा का सारा आइस मेल्ट करेगा? बोलो तुम लोग, अब तुम लोग खुद ही बोलो। बोलो। हाँ बिल्कुल। तो अगर सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं करेगा तो क्या इस मिक्सचर का टेम्परेचर जीरो से राइज करेगा? बोलो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब कि हमको एक मतलब कि हमको एक इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गया कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज
0 डिग्री सेल्सियस, वो राइज नहीं कर रहा। मतलब कि हमको 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 यहाँ से एक हमको यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिल गया कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा होगा। ठीक है, सुन रहे हो तुम लोग ना? फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वो हम लोग श्योर है यहाँ तक। ओके, अब देखते हैं कि सारा का सारा आइस तो मेल्ट नहीं करेगा। अब चेक करते हैं कितना कितना आइस मेल्ट करेगा। हम लोग ये श्योर है कि सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन कितना करेगा वो चेक करते हैं। तो मास ऑफ आइस मेल्ट, चलो मैंने इसको मान लिया m1 कि इतना मास मेल्ट किया होगा। सारा का सारा नहीं कर रहा है हम श्योर है, लेकिन कितना कर रहा है तो हम लिखेंगे कि जो हमको Q मिल रहा था, जो हमको हीट एनर्जी कॉपर लॉस किया था उससे जो हमको मिला, एंड डिवाइडेड बाई एल ऑफ आइस, मतलब इतना मास वो मेल्ट करेगा आइस का। ठीक है, तो Q लॉस कितना था देखो, Q लॉस था 84,000 जूल, एंड बाई डिवाइडेड बाई हमको दिया था आइस का लेटेंट हीट 340 जूल पर ग्राम। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा उतना ग्राम का आइस मेल्ट किया होगा। ये सॉल्व करने के बाद आएगा 247 ग्राम, मतलब 247 ग्राम का आइस मेल्ट किया। अब इतना आइस अगर मेल्ट किया है, अगर 247 ग्राम का आइस मेल्ट किया है तो इतना ही वाटर फॉर्म हुआ होगा, इतना ही वाटर फॉर्म हुआ होगा। मतलब वाटर फॉर्म इज इक्वल टू 247 ग्राम। अब 500 ग्राम में से 247 ग्राम का आइस मेल करके वाटर बन गया है, तो आइस कितना रहा होगा? तो 500 माइनस 247 ग्राम, सॉल्व कर लो तो ये आंसर आएगा 253 ग्राम। मतलब वो जो मेरा मिक्सचर था उसमें 247 ग्राम वाटर होगा, 253 ग्राम आइस होगा, एंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। आप बोलो, कुछ डाउट इसमें किसी को? तो ये कैलोरीमीटर वाला चैप्टर अपना खत्म हो गया। हाँ, इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बच गया है। वो तुम्हारा है कंसिक्वेंसेस ऑफ द हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। वो तुम लोग एक बार बुक से रीड कर लेना, नहीं समझ में आए तो मैं तुमको 5 मिनट में अगले दिन बता दूंगा। ठीक है, बाकी तुम्हारा ये चैप्टर कैलोरीमेट्री खत्म हो गया। ठीक है।